तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, इट विल बी अबाउट द केसेस जो सिविल लायबिलिटी के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी में थोड़ा-सा मतलब एक पॉइंट पे जाके बोरिंग हो रहा था कि वही चीज़ रिपिटिशन हो रहा था। बट सिविल लायबिलिटी के जो केसेस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये जो इनके फैक्ट्स हैं और जो इनके अंदर एप्लीकेशन आ रही है, हर केस के अंदर अपनी एक यूनिकनेस है और अपना एक कुछ पॉइंट आपको प्रूव करके जाता है, जिस पॉइंट पे आपको एम्फसाइज़ करना है एग्ज़ामिनेशन में जब आप उन केसेस को साइट करोगे। सारे केसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे केसेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला केस है आज और बहुत ध्यान से सुनिएगा केसेस को। केसेस में अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन अराइज़ होता है, फैक्ट्स के रिगार्डिंग, लॉ की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? आप पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल उसकी कोई बात नहीं है कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ ऑल्सो क्योंकि हम थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एग्ज़ामिनेशन तो आते-जाते रहते हैं, पर अगर आप कोई चीज़ अभी पढ़ रहे हो, तो उसमें दोबारा आपको वो ना पढ़ना पड़े, दोबारा उसमें एफर्ट ना डालना पड़े। दैट्स व्हाई आई वांट कि जो केसेस, जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। तो फ्यूचर में अगर कभी आप आईटी पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है? तो इसी ऑब्जर्वेशन के साथ जो हमारा आज का पहला केस है, वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस केस का मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ। इस केस का नाम रहेगा आपके लिए जस्ट अ सेकंड। हुँ, ओके। सो पहला केस है, उसका नाम है विनोद कौशिक वर्सेस माधविका जोशी। कौशिक वर्सेस माधविका जोशी। अब ये जो केस है, ये जो टिपिकल आप इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रख सकते हो आप फैमिली डिस्प्यूट या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के आइडिया से। इसमें क्या है, ये दोनों लोग जिनके मैंने आपको नाम बताए विनोद और मधुलिका, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? और बहुत रिच है। विनोद एक बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। उनके फादर इज़ इनटू बिज़नेस और काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो व्हाट हैपेंड कि इन लोगों की, विनोद की और मधुलिका की शादी नहीं चल पाई फॉर व्हाटएवर रीज़न। दे डिड नॉट हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। तो उसकी वजह से उसने वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कुछ केसेस डाल रखे हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग डाउरी का एलिगेशन लगा रखा है और अदर्स मैट्रिमोनियल, ठीक है? डाइवोर्स के साथ जो चीज़ें डलती हैं, वो सारी डली हुई हैं। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है? हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हुआ क्या है इस सिनेरियो में कि वाइफ ने व्हाट शी डिड, उसने अपने हस्बैंड का ईमेल आईडी और अपने फादर इन लॉ का ईमेल आईडी एक्सेस किया। उसमें जो ईमेल्स थे उनको पढ़ा और उन ईमेल्स में कुछ जो रिलेवेंट ईमेल्स थे, जो उसके काम के थे, फॉर एग्जांपल उसको केस में जो हेल्प कर रहे थे, डाइवोर्स और डाउरी वाला जो एलिगेशन उसके लिए हेल्प कर रहे थे, उसने उनका प्रिंट आउट लिया और उन उन चीज़ों को उसने अपने वकील साहब को दे दिया और वकील साहब ने उनके बेसिस पे एलिगेशंस लगा दिए अपनी पिटीशन के अंदर, ठीक है? ये बात जब उन लोगों को पता चली, हस्बैंड और उसके फादर को पता चली, उनको जो भी एलिगेशन थे, वो सारी चीज़ें एक बार को वो डाइवोर्स चीज़ से बाहर आ गए, फैमिली डिस्प्यूट से। उन्होंने एक चीज़ अलीज की, ये जो इन लोगों ने किया है, जो वाइफ ने किया है, उसके ईमेल को एक्सेस किया है और ईमेल को एक्सेस करके उसमें से जो मटेरियल निकाला है, इसने आईटी एक्ट का वायलेशन किया है, ठीक है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है क्लियरली सेक्शन 43 के अंदर कवर्ड है कि आप विदाउट परमिशन एक्सेस कर रहे हो किसी की चीज़ को, ठीक है? अब आगे क्या हुआ? आगे इस केस में जो डिफेंस आए हैं, वो किसी भी केसेस में नहीं आ सकते क्योंकि इस केस का नेचर बीइंग अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतना यूनिक है कि वो बाकी के जो केसेस हैं जो मोर और लेस बिज़नेस रिलेशन पे डिपेंडेंट है, उसमें ये सारे आर्गुमेंट्स नहीं आ सकते। इसलिए देखो क्या आर्गुमेंट आ रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, ठीक है? तो उनका जो रिलेशनशिप है, एक वो पॉइंट है जो इसमें बहुत वेट कर रहा है। दूसरा इस केस के अंदर जो वेट डाल रहा है, वो ये डाल रहा है कि जो ईमेल आईडी था, जो मतलब उनका ईमेल आईडी था हस्बैंड का और फादर इन लॉ का, दोनों का सेम पासवर्ड था, ठीक है? एग्ज़ैक्टली सेम पासवर्ड था
और उस पासवर्ड के बारे में जानकारी मिली थी वाइफ को व्हेन दे वर कोहैबिटिंग विद ईच अदर, जब वो लोग साथ में रह रहे थे तब उसको उस बारे में जानकारी मिली थी। तो उसी चीज को उसने फ्यूचर में, जब उसके रिलेशन खराब हो गया, वो लोग साथ भी नहीं रह रहे, अब पेंडिंग सूट्स भी चल रहे हैं, उस टाइम पे उस चीज का मिसयूज किया। वाइफ प्रोटेक्शन चाह रही है उसके अंदर कि इस बात का वो देखे कि हस्बैंड एंड वाइफ दे कोहैबिट और दे शेयर, ये चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर उसने उनका ईमेल आईडी एक्सेस भी कर लिया, अभी खाली एक्सेस के पॉइंट पे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में दे दिया, इस बात में इशू नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम बस ये कह रहे हैं कि उसने जो ईमेल आईडी को एक्सेस किया, वाज इट अलाउड और नॉट। ठीक है, वो वाइफ बोल रही है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है हस्बैंड वाइफ का कि अगर आप एक वाइफ को प्रोसिक्यूट करने पे आओगे ना, अगर वो अपने हस्बैंड के ईमेल आईडी को एक्सेस करती है या व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस करती है या फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करती है, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि इंडिया की आधी औरतें जेल के अंदर हो। तो बोल रही है कि आईटी एक्ट इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो फैमिली के अंदर घुसे। देयर इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फिर वो कुछ चीजों पे रिलाई कर रही है कि हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर आर अ सेम एंटिटी, और वो उन सब चीजों पे रिलाई कर रही है कि कैसे अदर लॉज के अंदर भी लीवे दिया जाता है इस रिलेशनशिप की वजह से। और ये आईटी एक्ट के अंदर भी देना चाहिए कि अगर वाइफ हस्बैंड का कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट या जीमेल अकाउंट एक्सेस करता है तो आईटी एक्ट के अंदर लायबल ना हो, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज आर मच हायर। 3-3 साल की सजा हो रही है, लाखों के फाइन हो रहे हैं, और जो रेपुटेशन जाएगी दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। और वो ये कह रही है कि इसको मिसयूज भी कर सकते हैं, जो एस्ट्रेंज्ड स्पाउसेस हैं जिनके रिलेशन बिगड़ गए हैं, वो इसको मिसयूज भी कर सकते हैं एक दूसरे को जेल भेजने के लिए, कह के कि जब रिलेशन सही था तब इसने ये किया था, तब इसने वो किया था। ठीक है, तो वैलिड आर्गुमेंट्स है, ठीक है, मतलब एक तरीके से दम है, जो वाइफ कह रही है उस बात में भी बिल्कुल दम है। ठीक है, पर यहाँ पे ये जो केस डिसाइड हुआ, वो उसका जो बेसिस था वो बहुत डिफरेंट था। ये सारी बातें तो कोर्ट ने मान ली कि हाँ, फैमिली रिलेशन में जो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ आईटी एक्ट इज नॉट पॉसिबल इन फैक्ट, क्योंकि प्रूफ कैसे करोगे, वो फालतू के एलिगेशंस होंगे और फालतू में बहुत सारे केसेस आएंगे, कोई फायदा नहीं है। लोग अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के लिए ज्यादा इसका मिसयूज करेंगे, उससे क्या होगा, आईटी एक्ट का जो पर्पस है वही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वो बात को तो मान रहे कि थोड़ा लीवे तो देना पड़ेगा, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट शेयर करता है। बट हमारे केस में क्या हुआ है, यहाँ पे when this activity was conducted, they were not sharing that bond। जिस बॉन्ड पे वो रिलाई कर रही हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ आर द सेम एंटिटी और उनका रिलेशन का नेचर ऐसा है कि यू शुड नॉट पुट आईटी एक्ट इनटू दिस, बट एट द टाइम व्हेन दिस थिंग वाज डन, जो एलिगेशन है, जब आपने वाइफ ईमेल एक्सेस किए हैं, वो तब नहीं करे जब आप हैप्पीली रह रहे थे हस्बैंड के साथ अपने, जब उसके घर में रह रहे थे, जब रिलेशन अच्छे थे, तब की बात नहीं है। ये अभी की बात है, व्हेन यू आर नॉट शेयरिंग दैट बॉन्ड। फिर ऊपर से एविडेंस आ रहा है कि आपने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रखी है, और डाइवोर्स छोड़ो, आपने डाउरी की एलिगेशन लगा रखी है, तो आप एक क्रिमिनल के साथ कैसे वो बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। फिर ये वाली बात भी फिर फाइनली उसको सपोर्ट में लाने के लिए भी बोल दिया कि आपने किस चीज के लिए एक्सेस किया। अगर वो यहाँ पे एक कोर्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ के फोन में, वाइफ इन के फोन में वो आपका जीमेल अकाउंट लॉग्ड इन है, उसके हस्बैंड का, या हस्बैंड की बात हो रही है अभी, ठीक है, हस्बैंड का अकाउंट अगर लॉग्ड इन है, और अगर रिलेशन खराब होने के बाद अगर वो उसको देख लेती, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट गलती से खुल जाता, देख लेती, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। ऐसे ही आप साइबर कैफे चाहते हो, आपसे पहले कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अपना जीमेल अकाउंट लॉग आउट करना भूल गया, होता था, ठीक है, बहुत लोग छोड़ देते थे। तो अगर जो बंदा आके बैठा है, उसने उसके जीमेल को देख लिया जो खुला हुआ है, ठीक है, तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस तब कमिट होता है जब उसकी आप चीजों को पढ़ना शुरू करते हो, ओपन करना शुरू करते हो, जब आप मेल्स को ओपन करना शुरू करते हो और डिटेल्स में जाना शुरू करते हो। और यहाँ पे तो वाइफ ने क्या किया है, पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशंस हैं उनके प्रिंट आउट्स निकलवाए, नॉट इवन सीइंग, प्रिंट आउट्स निकलवाए हैं और उनको कोर्ट में एज अ रिकॉर्ड सबमिट किया है। तो यहाँ पे तो कोई भी डाउट है ही नहीं कि पहला पॉइंट, आप वो बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे थे उस रिलेवेंट टाइम पे, और दूसरा जो आपने किया है वो परफेक्टली फॉल करता है सेक्शन 43 के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर, और यू कांट बी इम्यून फ्रॉम दैट। अब आती है फादर इन लॉ की बात
कि चलो एक बार को हस्बैंड में तो आप डिफरेंस ले लोगे कि आपका वो पर्सनल बॉन्ड था, बट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप ये कह सकते हो कि वो पर्सनल बॉन्ड आपका फादर इन लॉ के साथ था। तो यहाँ पे वाइफ कह रही है कि फादर इन लॉ का पासवर्ड सेम था हस्बैंड से मेरे। तो कोर्ट कह रहा है सेम रहा हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने उनको लॉगिन ही क्यों किया? एक बार को ये भी प्रिज़्यूम कर लेते हैं अगर डिफरेंट भी होता और आपको पासवर्ड पता होना इज़ नॉट एन ऑफेंस, बट व्हाई डिड यू लॉग इन? चलो लॉग इन इज़ आल्सो नॉट एन ऑफेंस अगर हम आपका माने कि चलो फैमिली है, बट व्हाई डिड यू गो इनटू द पर्सनल कन्वर्सेशंस? उसको वो भी पर्पज़ क्या है आपका क्लियर दिख रहा है कि आप डिफेम करना चाहते थे उनको। वो उनको दिखाना चाहते थे कि ये ऐसी-ऐसी बातें करते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं। कि उनकी रेपुटेशन खराब हो क्योंकि दे आर वेरी वेल नोन इन द सोसाइटी। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अथॉरिटी थी यहाँ पे हमारी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि राइट जो वाइफ है उसने आईटी एक्ट के अंदर ऑफेंस का कमिट किया है सेक्शन 43 रेड विद सेक्शन 66 उनको सजा दी जा सकती है। आपको जब इस केस को जब आप एग्जाम में लिखोगे ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए फैक्ट्स आ जाए जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप हो वहां पे एक बंदा दूसरे की चीजों को एक्सेस कर रहा हो वहां पे आप देख लेना कि जिस टाइम पे वो जो एक्टिविटी की गई है जो एलिज्ड एक्टिविटी है जिसने एक बंदे ने दूसरे व्यक्ति के एक्सेस किया है उस टाइम पे उनका स्टेट ऑफ रिलेशनशिप क्या है और उस स्टेट ऑफ रिलेशनशिप पे आप ये मत देखना कि वो मैरिड हैं डाइवोर्स्ड हैं ये देखना कि मैरिड भी हैं तो भी उनका स्टेट ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो साथ में रहते हैं वो हस्बैंड और वाइफ वाला बॉन्ड शेयर भी कर रहे हैं या नहीं अगर वो शेयर कर रहे हो तो ही आप उसमें कंक्लूड करना कि यही फैमिली में नहीं घुसना चाहिए आईटी एक्ट बट अगर वो बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे थे और कोई और पर्पस जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो आप एग्जेम्पशन मत देना उनको और आईटी के अंदर प्रोसिक्यूट करना ठीक है ये हमारा पहला केस था किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस केस के रिगार्डिंग यस सर। बोलो सर अगर ये जो वाइफ है वो किसी की दूसरे की हेल्प से उसमें उनके ईमेल्स में को एक्सेस करती है तो वहां पे जो वो दूसरा बंदा है वो भी लायबल होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। और अगर वो जो बंदा वो जो पर्सन है जो दूसरे जिसने एक्सेस किया है वो इंडिया से बाहर हो देन हम्म तो भी लायबल तो भी होगा अब उसको लेके कैसे आया जाएगा उसको प्रोसिक्यूट कैसे किया जाएगा ये सारी चीजें बियॉन्ड है यहाँ पे उस चीजों से हम कंसर्न नहीं है क्योंकि वहां पे फिर वो सारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो सारी चीजें आ जाती हैं पर हाँ उसको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है इनफैक्ट उसके खिलाफ पूरा केस भी चलाया जा सकता है ठीक है उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता ठीक है धीरज क्लियर ओके। है हाँ ओके सर। ठीक है इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों क्या हो गया है आईटी एक्ट के अंदर कभी अगर अगर कभी आके फ्यूचर में मौका मिला और आपको मैंने कभी डिटेल में पढ़ाया आईटी एक्ट उसमें हम देखते हैं कि ये जो इंटरनेट का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल है अब उसमें अगर साइबर क्राइम में अगर ऐसा है साइबर क्राइम में भी नहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जब आप बिजनेस डीलिंग करते हो ऑनलाइन ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी दिल्ली में बैठी है एक वहां पे बैठी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है या कोई ऑफेंस हो रहा है ऑनलाइन तो उसमें आप कैसे उसको लेके आओगे कैसे उसको प्रोसिक्यूट करोगे तो हजारों चीजें यूएस के बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स है उसमें उन्होंने टेस्ट बता रखे हैं कि कब आप मानोगे कि यूएस के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा कब मानोगे कि आपका नहीं है किसी और कोर्ट का है तो वो सारी चीजें वो पूरा एक एंटायर चैप्टर इसी चीज पे डिवोटेड होता है जी अरुण कुछ बोलना चाहते हो सर क्रिमिनल लायबिलिटी क्यों नहीं लगाई क्रिमिनल लाइबिलिटी क्यों नहीं लगाई ये क्वेश्चन है आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी क्यों नहीं लगाई जी हाँ देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी देखो क्या है इस केस का नेचर मैं आपको बता देता हूँ इस केस का नेचर बहुत ज्यादा यूनिवर्सलिस्टिक है मैं आपको बताऊं आप इसको इस क्वेश्चन को इस केस को कभी भी साइट करोगे ना इट कैन बी साइटेड बोथ वेज क्योंकि ये आपको एक्चुअल में क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा ये आपको बता रहा है सेक्शन 43 का एप्लीकेशन मोर और लेस अब अगर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के आंसर में अगर आप इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हो तो मैं तो बोलूंगा बिल्कुल डालो पर एम्फेसिस का पॉइंट बच्चे यही होना चाहिए कि वो सेक्शन 43 के कवर थे जैसे मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 43 इज अ यूनिवर्सल सेक्शन
जो आपको बताता है क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। ये उस सेक्शन पे केस है। अब आप सिविल की भी तरफ ले जा सकते हो, क्रिमिनल की भी तरफ ले जा सकते हो, पर एम्फेसिस का पॉइंट वही होना चाहिए जो मैंने बताया, यूनिवर्सलिस्टिक नेचर का है। ठीक है। राइट सर। हाँ, अब जो सेकंड केस है हमारा, ये भी थोड़ा सा अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस है। इनफैक्ट जो आज सारे केस हैं इंटरेस्टिंग ही है। तो इस केस का नाम है अमित दिलीप पटवर्धन वर्सेस इंडिया चेन्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बढ़िया केस है ये। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अच्छे से चल रहा था सब कुछ, दे वर वर्किंग वेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हुआ फिर, कंपनी ने कुछ एलिगेशंस लगाए एम्प्लॉय पे कि वो कुछ चीटिंग कर रहा है, कुछ बदमाशी कर रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉय वो मतलब उनके रिलेशन खराब हो गए कंपनी का जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट था और वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय था, उसके रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ केस भी फाइल कर दिया एम्प्लॉय के खिलाफ कि इसने ये हमारे साथ चीटिंग की है, इतना पैसा चुराया है। इनफैक्ट वो कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने कोई दूसरी राइवल कंपनी है उसको जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करता रहा है और अब वहीं पे जाके इसने जॉब कर ली है और हमारे क्लाइंट्स को वो खींच रहा है। तो इस तरीके बहुत कॉमन है, ये तो बिजनेस वर्ल्ड में कुछ नया है नहीं। तो इसी के हिसाब से उसने एलिगेशन लगाए, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट क्या है, सरप्राइजिंग क्या है, व्हाट दे डिड कि उन्होंने जो कंपनी है, कंपनी के जो लीगल ऑफिसर्स थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया अथॉरिटी के सामने और वो थी एक तरीके की बैंक स्टेटमेंट एम्प्लॉय की। बैंक स्टेटमेंट ये प्रूव करने के लिए देखो इतना इतना पैसा इसके अकाउंट में आता रहा। अब इसको सैलरी इतनी मिलती है 7 लाख 10 लाख 15 लाख, उसे कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेच रहा है उसके लिए आ रहे थे इसको। तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट का एक कागज लगा दिया बस। ठीक है। पूरा केस बच्चों उस बैंक स्टेटमेंट के कागज पे है ये। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का कागज लगा दिया। उधर से जो हमारा एम्प्लॉय था जिसके खिलाफ केस चल रहा था वो बौखला गया। वो बोला आपको कहाँ से मिल गई ये बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट तो बैंक दे ही नहीं सकता। उस जिसका अकाउंट होल्डर है उसके अलावा किसी को दे ही नहीं सकता। या तो अकाउंट होल्डर को या फिर पुलिस अथॉरिटीज मांगे, उनको भी कोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ता है तब उनको मिलती है। तो आप कहाँ से ले आए? आप जुडिशियल ऑफिसर्स, किसी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के इन हाउस लॉयर्स रहे होंगे वो, तो आप कहाँ से ले आए इसको? तो वो उनके पास जवाब नहीं। एम्प्लॉय गुस्सा हो गया अपनी बैंक से। बैंक ऑफ बड़ौदा थी, आई गेस हर जगह बैंक ऑफ बड़ौदा ही होती है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच गया। उसने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे अकाउंट का वो दे दिया उनको, आपने मेरा स्टेटमेंट दे दिया अकाउंट का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर बोलता है कि मैंने नहीं दिया स्टेटमेंट, मुझे दिखाओ मैंने कहाँ दिया है। उन्होंने सारे रिकॉर्ड चेक करे, किसी ने स्टेटमेंट की एप्लीकेशन भी नहीं लगाई थी, ना दिया गया था। फिर उस डॉक्यूमेंट को देखा गया जो कोर्ट में लगाया गया था। कोर्ट का डॉक्यूमेंट फिर उसको मैनेजर को दिखाया गया, बैंक के मैनेजर को। वो बोल रहा है कि हमने नहीं दिया, ये फॉर्मेट है ही नहीं जिसमें हम फॉर्मेट बैंक स्टेटमेंट देते हैं, ये है ही नहीं इसका फॉर्मेट। और ये हम तो स्टैंप लगाते हैं, प्रॉपर एनवलप देते हैं, चीजें उसका पर्पस देते हैं, कौन निकलवा रहा है, क्यों निकलवा रहा है, ये तो सिंपल सा कहीं से इन्होंने प्रिंट आउट निकाल रखा है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की मैनेजर ने अपने बैंक के उसमें, तो पता चला कि इन कंपनी वालों ने क्या किया था, बैंक के उसको डेटाबेस को हैक किया था। किस लिए हैक किया था कि उस जिससे वो उस एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं अकाउंट के रिगार्डिंग उसको ट्रैक कर सकें और उसको निकाल सके। और हिम्मत देखो, उसको वो कोर्ट में लगा दिया उन्होंने। तो यही एलिगेशन है कि ये जो कंपनी ने किया है या कंपनी ने करवाया है, क्या ये आईटी एक्ट के विरुद्ध है या नहीं? क्योंकि उन्होंने विदाउट परमिशन, ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा के विदाउट परमिशन एक्सेस किया है। ठीक है। एक्सेस की है इंफॉर्मेशन उसके उससे। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी क्वेश्चन उठता है कि आप कस्टमर से इतना डेटा ले रहे हो, उतनी इसकी डिटेल ले रहे हो, बाकी की चीजें ले रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट। तो आपकी क्या लाइबिलिटी रहेगी इसके अंदर? आपका ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसा छोड़ देंगे। तो सेक्शन 43 ए भी इसमें पिक्चर में आ जाता है कि जब एक बॉडी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है डेटा प्रोटेक्ट करने की, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहा है, तो दोनों पे क्वेश्चन उठा और पूरा केस चला इसी बेसिस पे कि किसकी लायबिलिटी है। तो कंपनी तो लायबल रही ही रही सेक्शन 43 के अंदर, और उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी लपेटे में आ गया और उसको भी सजा दी गई कि आप इतना बड़ा डेटाबेस ले रहे हो
वो तो चलो इसने तो खाली बैंक स्टेटमेंट ही लगाई, पर अगर आपके डेटाबेस में कोई घुस सकता है, दैट मीन्स वो कुछ भी कर सकता है। तो आप क्या कर रहे थे उसके, मतलब आपने क्या-क्या मीन्स ले रखे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी, उनमें बोला कि हाँ, हमने ये वाला सॉफ्टवेयर ले रखा है, इस पर्टिकुलर कंपनी को एम्प्लॉय कर रखा है। तो फाइनली कोर्ट ने बोला व्हाट यू हैव डन इज ऑब्वियसली नॉट सफिशिएंट। ठीक है? क्यों नहीं सफिशिएंट? क्योंकि ये बंदा घुस गया। अगर कोई घुस रहा है तो ऑब्वियसली जो आपने प्रोटेक्शन ली है दे आर नॉट सफिशिएंट, कहीं तो लैक है, भले ही आप कितने डॉक्यूमेंट लगा लो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बहुत डांट पड़ी इसके अंदर, और हमारी जो कंपनी थी उसने तो वायलेशन किया ही किया था, उसमें तो कोई दो राय थी नहीं। ठीक है? तो एक बैंक स्टेटमेंट का कागज जो कि डाटाबेस से प्रिंट आउट लेके कोर्ट में लगाया गया था उस चीज को प्रूव करने के लिए, उसके बेसिस पे कंपनी पे एक और चपत लग गई आईटी एक्ट। ठीक है? कोई क्वेश्चन इस केस के रिगार्डिंग? सर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो कंपनी है या फिर बैंक है, दे कैन दे बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयर? बिल्कुल, बिल्कुल, वाइकेरियसली लायबल। और यहाँ पे इजी क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि वो कागज अगर कोर्ट में ना लगाया होता तो एक बार को वो कुछ बहाना मार देते कि हमने नहीं लिया या फिर हमें नहीं पता। पर उन अब देखो आप पार्टी हो कोर्ट के सामने, अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो दैट मीन्स यू गॉट समवेयर। ठीक है? तो आप उससे बच नहीं सकते कि मेरे को तो रोड पे पड़ा मिल गया था या फिर मैंने नहीं निकलवाया। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो कोर्ट पे तो आपको ओन करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे वो डिफेंस ले नहीं पाई कंपनी किसी भी तरीके से कि हमारी नॉलेज के बाहर था या करते हैं। पता है कंपनी के खिलाफ कभी केस डालोगे ना, पहले डिफेंस क्या लेती, हम नहीं जानते इस एम्प्लॉय को, इसने अपनी बिहाफ पे किया है, हमारे लिए नहीं किया। पहला डिफेंस वो लेते हैं, फिर एम्प्लॉय को पैसे वैसे पे कर देते हैं, पर डिफेंस यही होता है कंपनी ने नहीं करवाया था, ये इसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया, तो इसका सजा दो। इससे क्या है, कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो। पर यहाँ पे वो कोर्ट के सामने ला रहे थे तो कैसे बैक स्टेप करते। ठीक है? ओके सर, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारे दो केस हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस है हमारा संजय डांडे। मैं इसका भी आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इसका नाम है बच्चे संजय डांडे वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। ये इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी से हल्का सा टच करता है, इज नॉट दैट इलेबोरेट बट बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं इसके लिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो संजय डांडे जी हैं, ये मतलब एक व्यक्ति है, ये इनका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, उसमें काफी पैसे रहते हैं इनके, और इनके पास एक वोडाफोन का सब्सक्रिप्शन है, मतलब मोबाइल फोन है, प्रीपेड कनेक्शन है इनके पास, और उसको यूज करते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि डांडे साहब खुश थे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, उनके फोन में कुछ गड़बड़ी हो गई। फोन में क्या गड़बड़ी हो गई, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, कहीं फोन नहीं मिल रहा था, कोई उनको फोन कर रहा था तो फोन नहीं आ रहे थे। तो ये इनको लगा कि इनका मोबाइल फोन खराब हो गया है। वो मोबाइल फोन की शॉप पे लेके गए। मोबाइल फोन में की शॉप वाले ने देखा कि सर आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है, ये सिम कार्ड में कुछ इश्यू आ गई है, जो वोडाफोन की सिम थी ना उसमें कुछ इश्यू आ गया है। तो ये सब मानो 17 तारीख को हो रहा है। अब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति था, ये संजय जी, ये उसको लेके गए फोन को वोडाफोन वालों के पास, उनके ऑफिस में विजिट किया, और वोडाफोन वालों ने बोला कि सर आपके सिम में लगता है कोई इश्यू हो गया है, मैं आपको नई सिम इशू कर देता हूँ। ठीक है? तो 1-2 दिन लग गए सिम आने में, और 20 तारीख को लगभग 3 दिन के लिए वो ही रिमेन्ड विदाउट एनी कनेक्शन फोन का। ठीक है? और 20 तारीख को जब उनको सिम मिल गई, और जब सिम मिली तो उसमें मैसेज ऐसे आ रहे थे, और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके अकाउंट से लगभग 20 लाख रुपए विथड्रॉ कर दिए गए हैं। ठीक है? जैसे अपडेट्स आते हैं ना आपके फोन पे, तो 20 लाख रुपए लगभग आपके अकाउंट से विथड्रॉ कर लिए गए हैं, जो आईसीआईसी के साथ बैंक अकाउंट था। फिर वो संजय रांडे घबरा गए कि क्या हुआ, वो आईसीआईसीआई बैंक भागे कि ये क्या मैसेज आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि सर आपने ही करे हैं, इसी नंबर से आपने किया है, ये ट्रांजैक्शन देखिए, ये डिटेल आ रही है, आपका नंबर आ रहा है, आपने ही खुद ही किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे हैं ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करके, अपने मोबाइल का यूज करके, यही मोबाइल आपने का नंबर आपने रजिस्टर करा रखा है हमारी बैंक के साथ, तो ट्रांजैक्शन हो गया था। तो यही वो पुलिस के पास पहुंच गए। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी बच्चों, चीजें आगे बढ़ी। तब जाके पता चला कि किसी व्यक्ति ने
कोई एक ऐसे ही बदमाश टाइप का व्यक्ति रहा होगा, उसने डांडे जी का क्या नाम है, कहीं से इन्होंने डिटेल्स पता कर ली, आईडी इनके हाथ पड़ गई, डांडे जी की आईडी उसके हाथ पड़ गई और उसके बिहाफ पे उसने वोडाफ़ोन में एप्लीकेशन डाली कि हमारा सिम कार्ड खो गया है, हमको नया सिम इश्यू कर दो। तो उसको जब उनका डांडे जी का फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा था, 17 तारीख को उस बंदे को डुप्लीकेट सिम इश्यू कर दी जो संजय जी का नंबर था, संजय जी के नाम से। उस जब वो नई सिम शुरू करी तो ऑब्वियसली पुरानी वाली बंद करनी पड़ी थी। इस वजह से डांडे जी का फ़ोन काम नहीं कर रहा था, बंद हो गया था। पर जब वो जिस बंदे को वो नया नंबर मिल गया, उसने उस नंबर को यूज़ करते हुए बैंक के सारे वो डिटेल्स वगैरह निकाल के, सारी चीज़ों को करके उसने पैसे के रिगार्डिंग बदमाशी कर ली इन 3 दिन के अंदर जब तक डांडे जी को दूसरा नंबर मिलता और उसका नंबर बंद होता। तो यहाँ पे सब कहानी पता चल गई, पैसे तो चले गए, कुछ नहीं हो सकता, एक्यूज़ का कोई अता-पता नहीं। अब क्या करें? कौन देगा पैसे? तो यहाँ पे वोडाफ़ोन जी को पकड़ा सबसे पहले कि अच्छा आप बताओ आप क्या-क्या ध्यान देते हो जब आप किसी की सिम खो जाती है तो उसे डुप्लीकेट सिम इश्यू करने के लिए आपके क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं बताओ? तो बोल रहे हैं कि हम आईडी लेते हैं, वो ही आईडी लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर पे लगी होती है। चलो ठीक है आप आईडी लेते हो। सिग्नेचर लेते हो? कहते हैं हाँ, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप अगर कोई फिज़िकली मतलब इन पर्सन आपके ऑफ़िस में आए तो आप उनको इन पर्सन हैंडओवर कर देते हो या फिर जो सिम में एड्रेस है, उसके बिहाफ़ पे भेज सकते हो? मतलब एड्रेस पे ही भेजते हो? तो कह रहे नहीं हम उसमें इन पर्सन भी हैंडओवर कर सकते हैं। तो वो कह रहे जब इन पर्सन हैंडओवर करते हो तो इज़ इट नेसेसरी कि वो ही पर्सन होना चाहिए जिसकी आईडी है? कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि वही पर्सन होना चाहिए कि जिसकी आईडी है। तो ये सारी चीज़ें देखी उसने और एक और क्वेश्चन पूछा कि आप जब कोई आपको बोलता है कि सिम हमारी खराब हो गई है या सिम चोरी हो गई है, तो आप उससे पहले कोई इंक्वायरी करते हो कि क्या कहीं वो सिम सही काम तो नहीं कर रही या फिर आप नंबर मिला के चेक करते हो कि वो किसके पास है अभी फ़ोन? क्योंकि अगर आपने वो किया होता, तो संजय जी को फ़ोन मिल जाता। तो बोले कि सर ऐसा तो हमारा कुछ नहीं करते हम लोग। तो ये सारी चीज़ें देखी, एनालाइज़ करी गई कि यहाँ पे वोडाफ़ोन का कोई फ़ॉल्ट है या नहीं। तो फाइनली जो कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो वोडाफोन है वो अपनी सर्विसेज को प्रोपोगेट करने के लिए ज्यादा फ्रेंडली कस्टमर फ्रेंडली होता है ना, आजकल कंपटीशन हो गया है कंपनीज में अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने का और इजी टू एक्सेस कि मतलब बहुत ज्यादा आपको चक्कर ना लगाने पड़े, जो आप मांगोगे 1 सेकंड में हो जाएगा, वो सारी चीजें के कंपटीशन का पार्ट बने रहने के लिए जो वोडाफोन है अपने जो उनको चीज़ें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसमें वो फ़ॉल्ट करता है। क्यों? सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ये पाया गया कि अगर किसी के पास आईडी हाथ में लग गई है, तो देयर इज़ नो फुल प्रूफ, कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि वो वोडाफोन रोक ले, उसकी नई सिम इश्यू कराने से पहले। ठीक है? और आज के समय में इट इज़ नॉट वेरी हार्ड क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है, सारे डेटाबेसेस ज़्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, अगर कोई दिमाग लगाएगा थोड़ा, तो उसको कहीं न कहीं रिकॉर्ड से रिकवर हो सकती है आईडी की फ़ोटोकॉपी। या तो आप ओरिजिनल आईडी चेक कर रहे होते, तो भी समझ आता कि आप ओरिजिनल आईडी चेक कर रहे हो या फिर आप फ़ोटोग्राफ्स माँगते या फिर आप ये माँगते कि ओरिजिनल पर्सन आपके, या तो अगर इन उन एक पॉइंट पे अटक गया कोर्ट कि या तो अगर आप इन पर्सन डिलीवरी दे रहे हो तो उसी पर्सन को दो, या फिर अगर वो पर्सन नहीं है तो आपके पास जब अगर किसी व्यक्ति का एड्रेस है, उस पे क्यों नहीं भेज रहे? एक और पॉइंट, वो कह रहे हैं कि आपके हर एक फॉर्म्स में जब आप नया सिम कनेक्शन देते हो, उसमें एक अल्टरनेटिव नंबर का कॉलम है और उसको आप बताते हो, उस पे स्टार लगा हुआ है कि वो मैंडेटरी है। तो जब आपके पास अल्टरनेटिव नंबर दिया हुआ है, व्हाई डोंट यू कॉल ऑन दैट टू जस्ट कंफर्म कि ये बात सच है कि नहीं? तो इसके बेसिस पे जो वोडाफ़ोन को पाया गया कि उसकी जो वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का डेटा जो ले रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की, चीज़ों को अपने सिस्टम को सही से चलाने की, वो उसमें विफल रहा और उसको ऑर्डर किया गया कि जितना भी नुकसान हुआ है, डांडे साहब का आप भरेंगे अपनी उससे, और उनको भरना पड़ा। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन इस केस से? संजय डांडे जी वाले केस से? इसमें सर कोई परसेंटेज डिसाइड हुई थी कि वोडाफोन कितना पे करेगा
और आईसीआईसीआई बैंक कितना परसेंट पे करेगा? आई गेस जितना मुझे रिमेम्बर, जितना मुझे याद आ रहा है, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा, फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा एग्जैक्टली। और इस हाँ, और जो प्रिंसिपल है, जो मैंने आपको लायबिलिटी का प्रिंसिपल बताया, वो यही है। अब देखो, आप केसेस के थ्रू आपको एक पॉइंट है, एक थ्रेड है, वो पकड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये देखेंगे कि जो कंपनी है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फ्रीली मार्केट में, वो उसको जो प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके प्रिकॉशंस का जजमेंट कैसे हो रहा है, ये बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे मुझे जो लगा, मुझे इन जजमेंट्स को जो पढ़ते हुए लगा, कोर्ट ऐसे जज नहीं कर रहा कि जो मार्केट में स्टैंडर्ड्स हैं डेटा प्रोटेक्ट करने के, जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स हैं, क्या वो फॉलो करे थे या नहीं, इस टेस्ट पे नहीं चल रहा है कोर्ट। और कोर्ट क्या देख रहा है कि अगर कुछ बदमाशी हुई है तो उसमें लूप होल है। मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और अगर आप चाहो तो अपने आंसर्स में ये ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो, दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी अप्रोच। व्हाई? क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी हर फ्यूचर थ्रेट से इम्यून नहीं कर सकती अपने कस्टमर्स को 100%। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, चाहे वो अरबों रुपए खर्च कर ले अपनी सिक्योरिटी। अगर आपको सच में किसी की ऑनेस्टी देखनी है, या देखनी है कि वो आपको ये टेस्ट आपको रखना पड़ेगा कि जो रिलेवेंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बेस्ट मीन्स है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी, उसके पास पैसे कितने हैं, जो बेस्ट मीन्स हैं डेटा प्रोटेक्ट करने के, वो फॉलो किए जा रहे थे या नहीं, इस पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। मुझे लगता है इन सब चीजों में, डिटेल्स में, यहाँ पे तो वोडाफोन में तो खैर इतना नहीं, उसमें तो काफी लूप होल्स है और वो क्लियरली पॉइंट आउट करे हैं कोर्ट ने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ कि जजमेंट में भी इस चीज पर प्रॉपर एम्फेसिस होना चाहिए, जिससे क्या हो, जो फ्यूचर लिटिगेंट हैं उनको पता रहे कि आपको अगर लायबिलिटी से बचना है, इंटरमीडिएट्स को पता रहे कि अगर आपको लायबिलिटी से बचना है तो कोई भी एक नॉर्मल फैक्ट या नॉर्मल अकरेंस डिसाइड नहीं करेगी कि आप लायबल हो या नहीं हो। आप जो स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड हैं किसी मार्केट में, जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स है, आप उनको एम्प्लॉय करो। अगर उसके बाद भी कोई भेदने में कामयाब होता है तो उसमें कंपनी क्या करेगी? आप क्या कर सकते हो? आपका कोई पर्टिकुलर अकाउंट है, आप कठिन से कठिन पासवर्ड डाल सकते हो, बट इज देयर 100% श्योरिटी कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता? ऑब्वियसली तोड़ सकता है। तो कंपनी भी भगवान नहीं है, उन पे भी सेम स्टैंडर्ड ही अप्लाई होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। बट सर ये तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा फिर। मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी के, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था जब आई रिमेम्बर जस्टिस हेल थे उस केस में, जो केस का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हो रहा, याद नहीं है, जो कि एक बड़ी नेचुरल बात है मेरे साथ। उन्होंने कहा था इफ यू हैव अ बीस्ट and you know that the if that beast got released, it will harm the society, it is your imperative authority to keep that beast inside your peril. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जब लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिफाइन हुई, और इसको फर्दर इंडियन कोर्ट ने आर्टिकुलेट करा, जो वो गैस वाला केस हुआ था, भोपाल गैस वाला, और स्ट्रिक्टली ये बोला कि अगर आप स्टैंडर्ड्स ले भी रहे हो सारे अपने आप को ठीक तरह से मैनेज करने के, और उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह का इवेंट हो जाता है, देन आल्सो द कंपनी विल बी लायबल। तो ये तो जो लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट को ही ब्रीच कर देगा। पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है अरुण की एब्सोल्यूट लायबिलिटी है यहाँ पे आईटी एक्ट के अंदर? सर मैं आईटी एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब आया कहाँ से? मतलब हम जो अभी चीज पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ से अप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी? नहीं सर, जैसे आपने बोला कि कंपनी की, अगर कंपनी भी क्या कर सकती है उस मैटर पे, हाँ, तो वही मैं एट द बोल रहा एंड हूँ, कंपनी के ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी थोड़ी ना है आईटी एक्ट के अंदर। क्योंकि आईटी एक्ट का अगर आप सेक्शन 40 हमारा ये सेक्शन 43A पढ़ोगे ना, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई थी। लायबल होने के लिए कंपनी का नेग्लिजेंट होना बहुत, और एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंडीशन इन इटसेल्फ क्लैरिफाइज कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेग्लिजेंस जब तक नहीं होगी तब तक लायबल नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट?
राइट। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डजंट मैटर आप नेग्लिजेंट थे, आपका कुछ गलती था नहीं था, आप लायबल हो गए। बट यहाँ पे देयर इज वन रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। नेग्लिजेंट, आप चाहें तो अपना एक खोल के देखो, आपको याद हो जाएगा। नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ये जो कोर्ट्स ऑफ लॉ है वो ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इस नेग्लिजेंट पार्ट पे। व्हाट आई वांट, नेग्लिजेंट पार्ट पे तो आप करो ही करो एम्फसाइज, बट आप एट द सेम टाइम इक्वल एम्फेसिस दो इस पॉइंट पे, रीजनेबल, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस। आप सबसे पहले ये देखो कि ये व्यक्ति जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा भेजा गया है, क्या इसने रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन करे हैं या नहीं। अब एक बार आप उस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि रीजनेबल स्टैंडर्ड है, उसके बाद पूछो कि वो नेग्लिजेंट था या नहीं। ठीक है, अगर रीजनेबल स्टैंडर्ड ही नहीं है तो अगले पॉइंट पे आपको जाने का मतलब ही नहीं बनता, उसको वही लायबल कर दोगे आप, नेग्लिजेंसी की जरूरत नहीं। बट एक बार रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन है, उसके बाद आप टेस्ट करोगे कि हाँ उसके बाद कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हुई। अगर उसके बाद नेग्लिजेंस हुई है तो ही लायबल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इन दोनों पॉइंट पे आई थिंक कोर्ट्स को इक्वल एम्फेसिस देना चाहिए। बट सर जो रीजनेबिलिटी है वो तो बेसिकली अब ये तो एक वर्ड है। अब रीजनेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, इसकी वेरी पेरिफेरी कैसे वेरी define, वो वेरी कोड डिफाइन करेगा। और जो प्रेसिडेंट जजमेंट हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही जजमेंट है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस सुने हैं जिसमें कोर्ट ने कंपनी को लायबल करा है। और उसकी लाइट प्रेसिडेंट में भी एक बेंचमार्क क्रिएट करना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, देखो केस केस के पर्टिकुलर फैक्ट से कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल इस केस में तो वोडाफोन का जो केस था वो बहुत वीक था, यहाँ पे तो वो चाह के भी नहीं जीत सकती थी अगर रीजनेबल वाला पॉइंट भी रखें। पर मैं ट्रू क्या सर, बोल ट्रू। रहा हूँ, जो रीजनेबल जो यहाँ पे टर्म है ना, आप बोल रहे हो कि ये रीजनेबिलिटी को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ईजी है। सिंपली कि जो मार्केट उस टाइम पे, उस आज 2020 में इस महीने के अंदर व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो कि ये कंपनी इतने टर्नओवर के साथ अफोर्ड कर सकती है, और क्या उसने वो टेक्नोलॉजी जो उसके राइवल्स हैं बिजनेस में, जो और लोगों ने लगा रखी है, इसने लगा रखी है या नहीं। वेरी सिंपल। अगर इस स्टैंडर्ड से जज करोगे तो पहला पक्का वो रीजनेबल होगा, और उसको अगर वो सेटिस्फाई करता ही होगा तभी आप सेकंड स्टेज पे जाओगे। उससे क्या होगा ना, देखो बिजनेस आप करते हो, अब आईसीआईसीआई बैंक है, वोडाफोन कितने लोगों से एक साथ डील करती है, कितने लोगों से एक साथ डील करती है, तो नो डाउट वो पैसे बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो एक्सपेक्टेशन है, दे हैव आल्सो हैव टू बी प्रैक्टिकल थोड़ा सा। अदरवाइज होता है ना, नो वन शुड बी पनिश फॉर मेकिंग मनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में रखनी चाहिए। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट, नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं चलेगा। बट अगर आई थिंक इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, डन है। कोई क्वेश्चन इस केस के रिगार्डिंग वोडाफोन वाले का, वो मैं एग्जैक्ट वो बता दूंगा कि कितना शेयरिंग था। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है हमारा, नेक्स्ट केस है हमारा चंदर कलानी वर्सेस स्टेट बैंक। ठीक है, इस केस में बच्चों क्या हुआ है, इस केस में जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं वो एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, एनआरआईज हैं। ठीक है, अब उनके काफी बिजनेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, अफ्रीका में है और 2-3 कंट्रीज में, और वो मतलब अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है, पैसे वगैरह ऑल गुड। अब इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोल रखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस अकाउंट में कुछ डिपॉजिट थे, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ एफडी भी करा रखी थी। ठीक है, और उनकी सर्विसेज मतलब एंजॉय कर रहे थे लंबे समय से। अकाउंट खोलते वक्त इन्होंने जो हमारे ये थे कंप्लेनेंट से, इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखा था। ठीक है, अपना ईमेल आईडी बैंक में दे रखा था जिसको आप मतलब जिस पे सारी कम्युनिकेशन भेजी जाएंगी। अब क्या हुआ कि इसको क्या कहते हैं, जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास एक दिन एक मेल आता है, और उस मेल में लिखा होता है कि ये जो एल्डरली बंदा है, ही इज वेरी इल, वो थोड़े से बीमार हैं ज्यादा, और क्या कहते हैं वो अपना उनको बहुत ज्यादा वो जरूरत है, क्या कहते हैं ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो लंदन में एडमिट है, तो आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट। ठीक है,
इस तरीके से उनको बोला कि आप जो एफडी वगैरह हैं उनको ब्रेक करके एक अकाउंट नंबर दिया गया ईमेल के द्वारा, ताकि आप इस केस में आप पैसे ट्रांसफर कर दो, जो भी आपके हमारे जो आपके बैंक में पैसे हैं। और ये कन्वर्सेशन मतलब एक मेल की बात नहीं थी, इट वाज़ अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। वहाँ उसके बाद बैंक ने कुछ डिटेल्स माँगी, उसने जो भी दिया, और उसके बाद बैंक ने जो अमाउंट माँगा था इन लोगों ने, वो अमाउंट पूरा तो नहीं दे पाए बिकॉज़ ऑफ वो एक्सचेंज, क्योंकि लंदन के अकाउंट माँग रहे थे, तो वो एक्सचेंज करने में भी इश्यू आ रहा था। तो एक उसका शायद आधा अमाउंट इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इट वाज़ अराउंड 20,000 जीबीपी ऐसा कुछ था। अब वो पहुँच गए लंदन के अकाउंट में और वो गायब हो गए। यही होता है, ठीक है? आईटी एक्ट के ऑफेंसेस में एक्यूज़ तो मिलता नहीं, एक्यूज़ तो भाग जाता है। बाद में रह जाते हैं कि आप लायबल हो, आप लायबल हो इस पैसे को देने के। अब इस केस में क्या हुआ, केस में सिनेरियो क्या हुआ कि वो जब जो व्यक्ति था, सीनियर सिटीज़न थे, उन्होंने बैंक को कॉन्टैक्ट किया कि हमारे अकाउंट के पैसे कहाँ गए? उन्होंने बोला कि सर आपने ही तो पैसे माँगे थे अपने ईमेल के ज़रिए। तो वो तुरंत गुस्सा हो गए, वो पुलिस के पास चले गए। फिर पुलिस में गए जब, तो एसबीआई अपने एक्शन को डिफेंड कर रही है कि उन्होंने जो पैसे ट्रांसफर करे हैं। तो सबसे पहला रोल जो एसबीआई को अपने डिफेंड करने के लिए चाहिए, वो ये है कि जो कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू आई थी, उनको उस ईमेल पे रिलाय करके, बस उस ईमेल की कन्वर्सेशन पे रिलाय करके पैसे भेजने चाहिए थे या नहीं भेजने चाहिए थे। यहाँ पे एसबीआई बोल रही है कि एक पहले भी एक ऐसा ओकेजन हुआ था, ये जहाँ पे इस व्यक्ति ने, सीनियर सिटीजन ने इस ईमेल के ही थ्रू हमको कुछ रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा एफडी खोल दो या तोड़ दो, और उस ईमेल के ही थ्रू हमने इनको रिस्पॉन्ड किया था। और वो बोल रहे थे खास करके जब इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं, तो हम ज्यादातर ईमेल के थ्रू ही उनकी चीजों को, उनके रिक्वेस्ट को कंप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है हमारे पास, और वी प्रिज्यूम की ईमेल आईडी तो अपना हर व्यक्ति सिक्योर रखेगा ही, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था कि हमें इस पार्टी से, इस कस्टमर से ईमेल आ रहा हो किसी रिक्वेस्ट के साथ। यहाँ पे जो हमारे सीनियर सिटीजन है, दे सेड कि यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि ये वाली बात की ईमेल वाली, जो मैंने पहले ईमेल किया था उस ईमेल का वो प्रिंट आउट लेके आते हैं। उसमें बोलते हैं कि उस ईमेल में मैंने पहली लाइन लिखी थी, एज वी डिस्कस्ड ओवर अ फोन कॉल, नाउ ट्रांसफर दिस मच अमाउंट। तो पहले जो ईमेल हुआ था, उस ईमेल को देख के पढ़ के पता चलता है कि पहले जो ईमेल रिक्वेस्ट वाला ईमेल था पार्टी की तरफ से, उससे पहले एक फोन कन्वर्सेशन हुई थी बैंक में और उस सीनियर सिटीजन में। फोन कन्वर्सेशन होने के बाद ईमेल किया गया था कि जो हमारी बात हुई है उसके हिसाब से आप पैसे ट्रांसफर कर दो। पर यहाँ पे कोई फोन पे बात हुई नहीं है। तो जो ये डिफेंस ले रही है बैंक की, खाली ईमेल के बेसिस पे हमने पहले भी ट्रांजैक्शन करे हैं और इसलिए हमें शक नहीं हुआ कि ईमेल पे इतना पैसा मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा अनफाउंडेड लगता है। इसे देखते हुए, जो ये सिनेरियो है, उसे देखते हुए थोड़ा-सा अनफाउंडेड लग रहा है आपको। अब दूसरा क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ और डिफेंस उसने लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि जब आप किसी भी अपने बैंक में, किसी भी आप किसी फाइनेंशियल डीलिंग में एंटरटेन करते हो और अपना ईमेल आईडी को आप उसके साथ एसोसिएट करते हो, राइट? उस ईमेल आईडी को लेने का पर्पस ही बैंक के द्वारा ये होता है कि बैंक के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन है, वो कस्टमर तक पहुंचाई जा सके और जो कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट ली जा सके। इस बात को काउंटर करते हुए वो बोल रहे हैं, उनके फॉर्म पे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं एसबीआई के, कि द पर्पस ऑफ दिस ईमेल आईडी विल ओनली बी टू कम्युनिकेट अबाउट new opportunities, new offers or new interest rates or whatever as offered by the bank and transaction history of your bank account. Not जो वो जिस पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहे हैं, फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर। वो बोल रहे हैं कि इस चीज के लिए, जो रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर के लिए आपने एक अलग सेगमेंट बना रखा है अपने ही फॉर्म में, ऑनलाइन बैंकिंग वाला। अगर आप ईमेल के ही बेसिस पे लोगों की रिक्वेस्ट एडमिट कर लेते हो, तो फिर ऑनलाइन बैंकिंग का क्या काम है? और खाली आप ही एक अकेले ऐसे बैंक हो जो खाली एक ईमेल के बेसिस पे इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो, जस्ट बिकॉज कि उस ईमेल में एक इमोशनल चीज लिखी थी कि हॉस्पिटल में एडमिट है।
आपने क्या क्रॉस एग्जामिनेशन किया, आपने क्या क्रॉस चेक किया, आप किसी कि कोई आपने यूज किया फोन नंबर जो उसके साथ एसोसिएट था, डजंट मैटर, किसी कोई उठाता नहीं उठाता, क्या आपने कॉल किया, कोशिश की आपने, हम देख रहे हैं यहाँ पे कोशिश कि कोशिश की या नहीं, ऑब्वियसली नहीं। फिर वो बोल रहे हैं कि हमने एक ईमेल पे थोड़ी ना ट्रांजैक्शन कर दिया था, देयर वाज अ पर्टिकुलर पूरा हमने कन्वर्सेशन हुआ था, एक्सचेंजेस ऑफ ईमेल्स थे, तब हमको जाके भरोसा हुआ। डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपने प्रॉपर, जो व्यक्ति एक मेल भेज सकता है, जो फ्रॉस्टर है वो एक मेल भेज सकता है, वो 10 भेज सकता है, उसमें कौन सा उसके लिए आपको एडिशनल आइडेंटिटी चेक लगा रहे हो आप एक से ज्यादा मेल भेजने के लिए, वो तो 10 भी भेज सकता है जिसके पास ईमेल का पासवर्ड है। आपने उसके अलावा इंडिपेंडेंटली क्या कोशिश करी कि आप इतना बड़ा अमाउंट किसी के फेवर में कर, ठीक है, और दैट टू इतना जल्दी कि आप एक दिन ले लेते, एसबीआई जल्दी काम करने लगा, तो ये भी एक चीज है। तो पर फाइनली काफी चीजों को, काफी सर्कमस्टांसेस को जज किया अथॉरिटी ने। फिर थोड़ा सा जो मैं पॉइंट आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रीजनेबिलिटी, कि हम भी एकदम ना बिजनेस एंटिटीज को पनिशिंग करने पे ना उतर आए, उसको भी, उसकी भी बात थोड़ी तो समझनी पड़ेगी हमको, ठीक है। हाँ, गलती है, बट एक इतनी गलती होना या फिर बहुत ज्यादा गलती होना, गलतियों में भी हमको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कहने का मतलब है गलती गलती नहीं होती। एज फार एज लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी इज कंसर्न, गलती में भी हमको स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। इतनी गलती है, बहुत ही ज्यादा गलती है, बिल्कुल ही आप नेग्लिजेंट है, तो उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे कोर्ट अथॉरिटी ने ये हेल्ड किया फाइनली कि हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लायबल है, नेग्लिजेंट थी, और बिल्कुल 43A की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, उनको नहीं ईमेल के, खाली एक ईमेल के बेसिस पे उनको इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए था। पर वहां पे ये भी कह रही है कि उन्होंने जो है कि क्या कहते हैं, जब उसके एक ट्रांजैक्शन जो उन्होंने जितना डिमांड किया था उससे उन्होंने कम ट्रांजैक्शन किया, पर जो भी उसका रीजन रहा हो, फाइनली अथॉरिटी ने ये बोला कि जो एसबीआई है, टोटल 1 करोड़ रुपए का क्लेम किया था उन लोगों ने, जो सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का क्लेम किया था, उसमें से 40 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकम्पेंस करेगी, और बाकी के 60 लाख उन्हीं की गलती है कि आपको अगर ईमेल आईडी आपने बैंक में दे रखा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके पासवर्ड को सिक्योर करो, उस पासवर्ड को हार्ड रखो, इजीली शेयर मत करो। कल को अगर आप उसको दे देते हो और पूरी लायबिलिटी आप बैंक पे चिपका दोगे, दिस विल आल्सो नॉट बी अलाउड। आप दोनों ही लोग नेग्लिजेंट हो, इसलिए आप दोनों ही लायबिलिटी शेयर करोगे 40-60 के रेशियो। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इस केस के रिगार्डिंग? सर ये किस बेसिस पे दिया गया डिसीजन, व्हाई 40-60? बिकॉज बोथ हैव बीन नेग्लिजेंट। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का बच्चे कॉन्सेप्ट होता है टॉर्ट लॉ के अंदर, उसको थोड़ा सा हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे बोला है कि अगर देखो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो लोग फैसिलिएट करते हैं किसी गलत काम को होने का। यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक की तो चलो, कस्टमर ने कैसे फैसिलिएट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन कस्टमर से रिगार्डिंग है। कस्टमर ने कैसे फैसिलिएट किया कि अगर वही थोड़ा समझदार रहा होता, थोड़ा-सा ध्यान देता कि इतने पैसे हमारे अकाउंट में हैं, तो ऑब्वियसली जो ईमेल एसोसिएटेड है, उसको वो सिक्योर रखे, तो ये चीज़ की नौबत ही नहीं आती। और एट द सेम टाइम अगर बैंक ही थोड़ी-सी दिमाग लगाया होता, तो भी ये नौबत नहीं आती। बट तो इसलिए दोनों ने जब फैसिलिटेट किया, वो ऑफेंस हो पाया, इसलिए 40-60 का रेशियो। बेसिकली सर क्या है ना, शायद ये मेरी गलती है हुँ, कि मैं ऑफेंस को ना हमेशा पर्सनली सोचता हूँ कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं क्या डिफेंस देता। हुँ, बट एट द एंड ऑफ द डे, हुँ, अगर कस्टमर की बात करें तो वो एक ऐसे मीन को एक्सेस करने का उसको गलती दी जा रही है जो कि बैंक से एसोसिएटेड नहीं है। क्योंकि जब आप बिल्कुल सही कस्टमर ने बोला या फिर जो आपने आर्गुमेंट बताया कि या जो कोर्ट ने बोला हुँ, कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ बैंकिंग एप्स, उसका क्या मतलब है अगर आप जीमेल पे या फिर किसी और ईमेल पे ही उसको फैसिलिटेट कर रहे हो। और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो चैनलाइज किया हुआ है, जो प्रोसीजर डाला हुआ है, बैंक उस प्रोसीजर से हटके कुछ काम कर रहा है। हुँ, और उस केस में भी
उनको नहीं दिया उनको 40% का वो ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए मैं ना आपको इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन एक्स जिसके अकाउंट में बहुत पैसे हैं और वो थोड़ा ओल्ड है, और वो भी इस तरह का काम करता रहा है कि कभी कभार उसने पहले ईमेल किया और कंफर्मेशन के लिए चीज हुई, और विदाउट लाइक कंफर्मेशन एज एन कि ईमेल किया और पैसा ट्रांसफर हो गया। अब ही डाइड, उसका फोन सोचिए मेरे पास है, मैं दोबारा बैंक को एक ऐसा ईमेल लिख के सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैसा वो शायद किसी और को देना चाहता हो। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैप्स है मुझे लगता है कि इस जजमेंट में। देखो क्या है, जब भी कोर्ट किसी चीज को डिसाइड करता है, देखिए एक चीज होती है किसी को लायबल रखना, दूसरी चीज होती है उस लायबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो ये पहला पॉइंट है कि लायबल रखना, यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो एविडेंसेस से, आर्ग्यूमेंट से, बाकी का जो स्टेट ऑफ लॉ है सब चीजों से बंधा होता है। उसे आईटी एक्ट फॉलो करना है, उसे एविडेंशियरी वैल्यू देखनी है, सारी चीजें देखनी है, और बहुत ज्यादा एक लिमिटेड रोल प्ले करता है। जो फर्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी वाला, वहां पे तो उसने लायबिलिटी दी है। बट बच्चे जो सेकंड पॉइंट है कि उसकी सजा क्या होगी, यहाँ पे जो जजेस हैं उनका फ्री हैंड होता है कि वो कंपेंसेशन, क्योंकि एक्ट का यूज वर्ड्स यूज करता है, एज द जज और द पर्टिकुलर कोर्ट थिंक्स फिट। व्हाट इज मेंट बाय दिस? ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा लीवे छोड़ती है कोर्ट्स के पास, और पता है जरूरी भी है। अगर ये लीवे नहीं छोड़ोगे कोर्ट्स के पास तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड हो जाएगा चीज, खासकर की हायर जुडिशरी और स्पेशल एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड इन दिस। उनको थोड़ा तो आपको लीवे छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये जुडिशियल जो एक होता है ना फंक्शनिंग है, वो बहुत ज्यादा मैकेनिकाइज्ड हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट का अगर ऑब्जेक्शन है, अगर आप पार्टी हो हायर कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो कि ये जो कंपेंसेशन है इनसफिशिएंट, और ये कर सकते हो। बट बीइंग स्टूडेंट्स, इसको क्रिटिसाइज करना इज ओके, बट इसके लिए लीगल ग्राउंड्स देना थोड़ा सा मुश्किल। और कुछ? आवाज नहीं आ रही अरुण, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो माइक ऑन है आपका, इसलिए बोल रहा हूँ। बट सर जैसे नहीं, आप ठीक कह रहे हैं वैसे, जस्ट बिकॉज किसी ये एक प्रेसिडेंट बन गया है, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी एक वैलिड एग्जांपल है, और ऐसे बिल्कुल केसेस बहुत ज्यादा होते भी हैं। बिल्कुल। पहले तो होता था अंगूठा लगवा लेते थे एंड ऑल, और अब ये भी बहुत ज्यादा इस प्रेसिडेंट से जो है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस पे बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। बट अगर आप सही कह रहे हैं कि अब ये डिस्क्रिप्शन पे तो है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत ज्यादा बियॉन्ड सोचने की बात है, बट देयर मे बी अ केस, अगर हमने ऐसा प्रेसिडेंट रख दिया कि जहां पे हम इंटरमीडियरीज को लायबल कर रहे हैं किसी भी नुकसान के लिए उसके कस्टमर्स का, तो वो कस्टमर्स ही कल को उस चीज को मिसयूज करने लगे। इट इज पॉसिबल, ठीक है, कोई चीज बियॉन्ड पॉसिबिलिटी होती नहीं आजकल के प्रैक्टिकल टाइम में, कि हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कस्टमर साहब हैं वो शायद कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहे हो, क्योंकि अब ये दिस इज जस्ट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अब उसको प्रूव करना नहीं करना इज बियॉन्ड आवर डिस्कशन, बट अगर हम वो वाली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो देयर कैन बी दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि आप बैंक अकाउंट खोलोगे, एक व्यक्ति खोलेगा बैंक अकाउंट, उसमें जल्दी से 50 लाख रुपए डालेगा, और अगर उसके मतलब वो उसी बैकग्राउंड का है या बदमाश उसके दोस्त हैं, वो उसके साथ बदमाशी करेंगे। क्योंकि देखो कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो सिस्टम, आज की बहुत बड़ी रियलिटी है कि ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, खास करके ट्रेस करना ऑफेंडर्स को, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो उसका पार्ट हो, कल को वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच जाए कि आप ढीले हो, ये हो वो हो, मुझे पूरा पैसा चाहिए, वहां से भी पैसा यहाँ से भी पैसा। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विच कैन हैपन। अब कोर्ट के दिमाग में उस टाइम पे क्या दिमाग चल रहा हो, किस हिसाब से उसने डिसाइड किया, विद इन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। जो प्रिंसिपल है, पॉइंट है, उसको आप याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की वजह से जो है 40-60 का रेशियो रहा।
अब लास्ट जो हमारा केस है आज का डिस्कशन का और हमारी सिविल लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट का, ये थोड़ा सा अलग है। ये ऑनलाइन डिफेमेशन से डील करता है और इस केस की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है, ये हमारे भारत का पहला ऑनलाइन डिफेमेशन का केस है। ठीक है, इस केस का नाम है बच्चों एसएमसी प्न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जोगेश क्वात्रा। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में भी वही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है बच्चे। एक एम्प्लॉय है वो खुश नहीं है, और कौन सा ही एम्प्लॉय खुश होता है, ठीक है, मैनेजिंग डिपार्टमेंट से खुश नहीं है वो, कोई बात हो गई होगी, उसको प्रमोशन नहीं किया होगा या जो भी रीजन है, ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, वर्किंग देयर। व्हाट ही डिड, उसने ईमेल्स लिखना शुरू करे। ईमेल्स में वो बहुत ही उल्टी सीधी चीजें लिखता था अपने मैनेजिंग, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, या फिर जो भी उसके सीनियर्स थे, उनके बारे में एक से एक भद्दी चीज वो उस ईमेल्स में लिखता था। और वो ईमेल कंपनी के एक एक एम्प्लॉय को, ना केवल उसकी ब्रांच के, पर पूरे भारत में जितनी ब्रांच थे सबके उसने अटैच करके, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में उस कंपनी के जितने ऑफिसेस थे, जितने एम्प्लॉयज थे, हायर से हायर डिपार्टमेंट के, उनको वो रेगुलरली भेजता था। एक से एक उल्टी बात उसके अंदर लिख के, जो डेरोगेटरी थी और जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो वो होती, ठीक है। उसमें ऑब्सिनिटी भी थी किसी किसी ईमेल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसको ये बात पता चली, कंपनी ने एम्प्लॉय को प्रोसिक्यूट किया कि आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारा कंपनी का नाम बदनाम कर रहे हो हमारी एम्प्लॉय रहते ही। वो कह रहे हैं कि, फिर उसने एक डिफेंस लिया एम्प्लॉय ने कि मैं आपकी कंपनी का कहाँ बदनाम कर रहा हूँ, मैं तो इस पर्टिकुलर जो उसका सीनियर है जिससे भी उसको खुंदस रही होगी, मैं तो इसका कर रहा हूँ। तो कंपनी बोल रही है दिस पर्सन इज ऑल्सो आवर एम्प्लॉय, और उसका नाम लिख के जब आप कंपनी में ही सर्कुलेट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट कि जो आपका वो है, वो उसको एज ए कंपनी देख रहे हो आप उसको, नॉट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टारगेट कर रहे हो, बल्कि एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस एक्स कंपनी ही टारगेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से कंपनी का डिफेमेशन हो रहा है। तो ये केस में आपको जब आपके एग्जामिनेशन में आए, अगर आए, तो इस तरीके से आप इसको आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि अगर कंपनी का नाम बदनाम किया जाता है तो भी कंपनी एक्शन ले सकती है, पर यहाँ पे आपको एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी को क्रिटिसाइज करना फॉर द सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी को क्रिटिसाइज करना फॉर द गुड्स ऑफ द कंपनी इज नॉट डिफेमेशन। व्हाट इज डिफेमेशन? व्हेन यू यूज डेरोगेटरी टर्म्स और जो भी उसके अदर टर्मिनोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो, एंड यू डू इट इंटेंशनली, बिकॉज इन डिफेमेशन intention is very much necessary. When you are aggrieved by the services of a particular company, कि आपको अच्छा नहीं लगा उसका सर्विस, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया या आप बीमार हो गए, you can criticize that company, you can in fact spread that word in the society कि इसके सामान मत लेना, ये बहुत खराब कंपनी है, ये है, इससे नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाते हो। This is not defamation. Defamation is when you do it purposely and the only purpose you have is to defame that company. तो ये डिस्टिंक्शन मेंटेन करना, क्योंकि ये कोर्ट केस को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात का बहुत ध्यान रखा हुआ है कि इसमें मैं पनिश करते हुए एम्प्लॉय को इसकी वजह से फ्यूचर में जो लोग आवाज उठाते हैं कंपनी के विरुद्ध उसकी सर्विसेज की वजह से या उसके बाकी चीजों की वजह से, वो कहीं से ना डर जाए, इसलिए क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन किया है between the criticism of a company coming out of the bad services or whatever and general defamation of that company in particular, एंड जो उसके पीछे इंटेंशन थी वो बस उस कंपनी को डिफेम ही करना था, ना कि उसकी कंपनी को क्रिटिसाइज करना, ना कि और लोगों को सचेत करना, बस इतना ही पर्पस था, इस कंपनी का नाम बदनाम हो, जगह जगह लोग इसका मजाक उड़ाएं, इस देखो एम्प्लॉय ही इन्हीं की कंपनी का एम्प्लॉय देखो क्या कर रहा है, कैसी कैसी बातें लिख रहा है अपने ही सीनियर के नाम पे, और ये कंपनी ऐसी है वैसी है, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करती है, व्हाटएवर। ठीक है,
तो उसके बेसिस पे आपको ये डिस्टिंक्शन हमेशा मेंटेन करना, अपने आंसर में अलग अलग लिखना कि इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट ने तो ये भी बोला कि अगर एक एम्प्लॉय अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से हैप्पी नहीं है, अगर उसे लगता है कि कुछ है, कुछ मतलब ओवरवर्क करा रहे हैं, किसी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन है, और वो उस चीज को अगर बोल रहा है, शेयर कर रहा है, वो भी डिफेमेशन नहीं है। अगेन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे उसका इंटेंशन ये है कि उसकी सिचुएशन इंप्रूव हो सके, वो उस एक्सप्लॉइटेशन में जिंदगी भर उसका भागीदार ना बना रहे, ना कि उस कंपनी को इंटेंशनली डिफेम करने के लिए वो बातें करना। अगर वो बातें खाली उसका इंटेंशन यही है कि डिफेम करना है, तो नहीं चलेगा। और इस केस में कैसे पता चला? अगर उसने ये सारी बातें खाली जो लोग उसकी सिचुएशन सही में सुधार सकते थे, जो भी उसकी ग्रीवांसेस थी उनको सही में एड्रेस कर सकते थे, अगर उनको ही ईमेल लिखा होता या उनको ही सपोर्ट करता या उन्हीं को अप्रोच करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पे हर एक ब्रांच के एम्प्लॉय को, सीनियर ऑफिसर्स को, एक तो उनको भी आप परेशान कर रहे हो, और नॉट इन ओनली इन इंडिया, यूएस में या फिर जहाँ पे लंदन में जहाँ पे कंपनी है, वो आपकी सिचुएशन कैसे सुधारेंगे? दैट मीन्स दैट यू हैड इंटेंडेड टू डिफेम दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड कंपनी इन द आईज ऑफ एवरी। ठीक है? इस केस में कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप ऑनलाइन डिफेमेशन के बारे में, या फिर और कोई केस जो हमने आज समझे हैं। सर ये ऑनलाइन डिफेमेशन में कौन सी सेक्शन लगेगी फिर? देखो आईटी ऑनलाइन डिफेमेशन, भाई ये आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। अब देखो हमने सेक्शंस कवर किए हैं, आओ अप्लाई करते हैं, हमारे पास टाइम है तो करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डिफेमेशन में सेक्शन 43 तो पक्का नहीं लग रहा, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? क्योंकि उसने कुछ भी इन एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी नहीं किया, ना कहीं घुसा है, ना कुछ डिस्ट्रॉय किया है, ना ही कुछ चुराया है, और ऑब्वियसली ये डेटा से रिलेटेड भी नहीं है, तो 43A भी अप्लाई नहीं होता। और ये हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कोर्ट भी यही एक्टिविटी कर रहा था, तो इसलिए बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें और देखते हैं। आइए आगे आइए, और आगे आइए। ठीक है, अब आते हैं किसी भी तरीके की 65 पे, किसी भी तरीके की टेम्परिंग करी है? नहीं करी है। ईमेल ही भेजें, ईमेल अपने अकाउंट से भेजें, दूसरे को भेजें। अब आते हैं कंप्यूटर, वो ऑब्वियसली 43 नहीं है तो 66 भी नहीं होगा। अब आते हैं 66A पे। तो जल्दी से आप में से कोई मुझे बोल सकता है कि, क्योंकि मैं एक टर्म बार बार बोल रहा था कि ऑब्सीन था उसमें, कुछ डेरोगेटरी के साथ ऑब्सीन भी थे, तो सेक्शन 66A लगा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 66A कहता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। तो अगर कंपनी चाहे या फिर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज जिनको वो ईमेल भेजे गए हैं वो चाहें, तो इस व्यक्ति को 66A के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं, पर वो ऑनलाइन डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब 66B भी नहीं लगता, 66C भी नहीं लगता, किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है। 66D भी नहीं लगता, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करी गई है, कोई पर्सोनेशन नहीं किया गया है। 66E भी नहीं लगता। 66E पे आते हैं। ऑब्जर्व करो, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। जब आप किसी को अनसोलिसिटेड रोज बैठ के डेरोगेटरी ईमेल लिखते हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, व्हाट आर यू डूइंग? Are you hinging upon the privacy of that person? पढ़ो 66E पढ़ो। Whoever intentionally or knowingly captures, publish, transmits the image of a private area, क्या वो उन लोगों को प्राइवेट एरिया की पिक्चर भेज रहा था? नहीं, वो तो उसकी कंसर्न जो कंपनी के रिगार्डिंग थी या वैसी चीजें थी वो कर रहा था। ये वाला सेक्शन क्योंकि ये प्राइवेट एरिया की रिक्वायरमेंट है, पिक्चर होनी चाहिए, वो उसकी वजह से फेल हो जाता है। साइबर टेररिज्म नहीं गिर पाएगा, क्योंकि हम नेशनल लेवल की सिक्योरिटी का थ्रेट प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली पहले ही लेवल पे हम लोग गिर जाएंगे। अब 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग, अगेन इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, पर बात वही है कि उसको भी हम ऑनलाइन डिफेमेशन नहीं बोलेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द ओनली थिंग, ओनली प्रोविजन जो लेफ्ट है?
जिसपे हमें जाना पड़ेगा बियॉन्ड आईटी एक्ट? IPC 499। आईपीसी बताता है डिफेमेशन। क्या आईपीसी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बोलती है कि फिजिकल फॉर्म में ही डिफेमेशन होना चाहिए, अगर ऑनलाइन होगा तो नहीं चलेगा? It should be either libel or a cylinder. लाइबल और So, सिलेंडर। हाँ, हाँ, लाइबल परमानेंट so, फॉर्म हो गई, सिलेंडर टेम्परेरी फॉर्म हो गई, ठीक है। ईमेल एक so it परमानेंट comes फॉर्म under हो गई, there. है ना। Hmm. लाइबल क्या है, ईमेल क्या है, लाइबल है। परमानेंट फॉर्म में है ना, Libel. एक बार लिख This is दिया तो libel. परमानेंट है। हाँ, अब Yeah. पढ़ते हैं सेक्शन 499, ठीक है। किसी के पास है 499 अभी आंखों के सामने? Yes, 1 second, sir. हाँ, yes, sir. I have. हाँ, स्लोली रीड करो, कोई भी आप लोगों में है। Should I? Yes, yes, sir. स्लोली रीड करो सेक्शन 499। Section 499, defamation. हम्म Whoever, by words either spoken or intended to be read, बस रुक जाओ। इंटेंडेड टू बी रेड, आप किसी को ईमेल भेजते हो तो व्हाट इज, आप इंटेंड कर रहे हो ना कि वो पढ़ेगा, ठीक है। बढ़ो आगे, इंटेंडेड टू बी रेड, आगे बढ़ो। or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person एनी पर्सन, in बस एक मिनट रेडी। एनी पर्सन, तो नॉट नेसेसरीली कि जिसको ईमेल भेजा जा रहा है उसी के बारे में हो या फिर किसी उसके जानकार के बारे में हो, एनी पर्सन, ठीक है। अब आते हैं इंटेंशन की बात पे, पढ़ो रेंडी आगे। एनी पर्सन के आगे intending to harm आगे or knowing or having reason to believe that such imputation will harm हम्म, the reputation of such person बस। is जब वो ये व्यक्ति ईमेल भेज रहा था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन? मजे ले रहा था, अपनी ग्रीवांसेस शेयर कर रहा था। यूएस की कंपनी उसकी ग्रीवांस एड्रेस करती, यूके की कंपनी उसकी ग्रीवांस एड्रेस करती, हरियाणा कह रहा हूँ, हैदराबाद का ऑफिस उसका ग्रीवांस एड्रेस करता? नो। तो ऑब्वियसली वो ग्रीवांस एड्रेस तो नहीं करवाना चाह रहा था। व्हाट वाज द इंटेंशन? टू हार्म द रेपुटेशन, ठीक है। आगे पढ़ो। the reputation of such person is said except in cases herein after expected to बस, defame that person. हाँ, एक्सेप्शन में ऑब्वियसली नहीं गिरेगा, तो क्लियरली ये डिफेमेशन का केस है। और क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्मेट में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हुआ है, इसलिए हमने ये टर्मिनोलॉजी ऑनलाइन डिफेमेशन पॉपुलरली यूज करी है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अब इस केस से रिलेटेड? किसी भी केस आज के क्लास के रिगार्डिंग किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। कल हमारा जो हमारा कल का जो टॉपिक है वो, एक मिनट, कल हमको सेक्शन 69 से 70 बी पढ़ना है और 3 केसेस पढ़ने हैं और उसके बाद 3 केसेस और है, ठीक है। कल हमारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ई कॉन्ट्रैक्ट भी बता दूंगा आपको, साइबर सिक्योरिटी भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के में कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं पूछना चाहते आप? सारे केसेस क्लियर हैं? सर अगर डेरोगेटिव ना होता, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, और जब ये लॉकडाउन हुआ तब तो जो सोशल नेटवर्किंग है उन पे बाड़ी लग गई थी कि हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, हमें निकाल दिया गया है, या इस तरह के सोशल वेबसाइट्स पे लिखा, और जो कंपनी के टॉप शॉट्स होते हैं उनको भी लूप में लेके रखा। इस केस में भी कोई कंपनी कुछ इशू या फिर एक्शन ले सकती है क्या? बिल्कुल, पर एक बात याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई भी कंपनी किसी भी इस चीजों में, कंपनी का कोई पर्टिकुलर पर्सन भी अगर एक्शन लेना चाहता है, उसको एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उस चीज के बिहाइंड जो रीजन था वो उसको, उसकी रेपुटेशन को, कंपनी की रेपुटेशन को या उसकी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करना था। अगर ये वाली बात प्रूव करने में वो सक्षम है, सक्सेसफुल रहता है,
तो पक्का उसका केस हो जाएगा। और ये बहुत हार्ड है, इट इज क्वाइट हार्ड। आपको क्लियरली दिखाना कि इसका जो इंटेंशन था ऑनलाइन डालना, सोशल मीडिया पे डालना, कुछ और हो ही नहीं सकता डिफेमेशन के अलावा, जो कि इस केस में ये कंपनी प्रूव कर पाई थी क्योंकि उसके एक्शन ही इतने थे। बट सर तो डिफेंस भी तो ले सकता है कि ये ट्रूथ है। देखो ट्रुथ तो है, देखो क्या होता है ना, कुछ चीजों में कोई चीज की ट्रुथनेस भी वो होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति खाली एक लाइन लिख दे कि मेरे सैलरी इज 70,000 और मेरी कंपनी वाले मुझे 35,000 रुपए दे रहे हैं, दैट्स इट, वहीं रुक जाए, तो बच्चे डिफेमेशन नहीं है, ट्रुथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रुथ है, ठीक है, बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा किसी कंपनी को इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। पर अगर जो बात आप इस लाइन के बाद लिखने वाले हो ना, गुस्से में लिखते हो ना कि कंपनी चोर है या कंपनी ये कर रही है या वो कर रही है, वो जो बाकी की कहानी है वो आपको डिफेमेशन के परव्यू में लाके पड़े। अगर आप मैं फैक्ट्स एक लिखोगे तो इंस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है। एक इंस्टेंस में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। देयर वाज अ हाँ हाँ पर्सन, जहां तक मुझे याद है, हाँ हाँ कोई मेडिकल टूरिज्म की कंपनी थी। हाँ हाँ तो उनको तीन लॉकडाउन में 3 महीने की सैलरी नहीं थी, तो उन्होंने जो टॉप शॉट्स हैं उनको लूप में रखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को लूप में रखा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को लूप में रखा, और इन सबको लूप में रखते हुए सबसे पहले तो अपना जो भी उनका पेन था वो डिफाइन किया कि लॉकडाउन में कैसे इट इज वेरी हार्ड टू कैरी फॉरवर्ड देयर पर्सनल लाइफ। मोर ओवर फिर उन्होंने भर के गालियां भी दी कि ये चोर है, ये वो है। पर पर ये भी एक फैक्ट है कि कंपनी ने उनके 3 महीने के पैसे नहीं दिए, और जैसे ही ट्रूथ आ जाता है तो फिर डेफेमेशन आ जाता है। तो इन केसेस में क्या होता है? देखो जहां तक फैक्ट्स लिखे थे उन्होंने, जहां तक चीजें लिखी थी कि जो हैं, जो वो प्रूव कर सकते हैं, फैक्ट्स हैं, ट्रुथ है, वो उनको वहां पे तक वो इम्यून है। जहां तक वो उस पे इम्प्यूटेशन करने पे आ गए कि वो चोर है या फिर ये है, कैसे प्रूव करोगे कौन चोर है कौन नहीं? हाउ विल यू प्रूव इट? कब माना जाएगा कोई कंपनी चोर है? कोई एक्ट बताता है डेफिनेशन चोर होने की? तो आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे उसका ट्रुथ, अपना डिफेंस आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे और आप डिफेमेशन में फंस जाओगे। उसी चीज को बोलो जिसको आप प्रूव कर पाओ कि सच है, वरना मत बोलो। लोग बोलते हैं कि ये करप्ट है, पर्टिकुलर पॉलिटिशियन करप्ट है, और मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ। अगर तुम एस्टेब्लिश कर सकते हो करप्ट है तो कोई गलत नहीं है, पर बच्चे अगर कल नहीं कर पाए ना तो हवा खानी पड़ेगी जेल की। सर, हाँ बोलो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन करप्ट है हम्म एंड यू डोंट नेम एनी इंडिविजुअल, हम्म सो स्टिल देयर विल बी केस ऑफ डिफेमेशन। अगर देखो उसमें भी देखेंगे कि देखो डिफेमेशन ना, डिफेमेशन एक ऐसा ऑफेंस है जो बहुत ही इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर केस की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि उसके फैक्ट्स क्या है। कई बार ऐसे केस हैं जहां पे लोगों ने बहुत कुछ बोला पर कोर्ट ने माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, गुस्सा होगा, नाराज होगा, ग्रीवांसेस होगी। पर कभी कभी आदमी इतना क्रॉस कर जाता है कि कोर्ट भी माफ नहीं कर पाता। तो डिफेमेशन के हर केस के फैक्ट्स बहुत, कोई इतना स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आप ये बोलोगे तो आपने डिफेमेशन कर दिया या फिर ये नहीं बोलोगे तो डिफेमेशन नहीं किया। अब अगर आपको डिफेमेशन का देखो, अगर आप फॉलो अप कर रहे हो, जो हमारे एमजे अकबर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर, जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो केस फाइल किया किया हुआ है मीटू वाले मूवमेंट में, उनके मैं पढ़ रहा था लाइव लॉ पे, उनका एक वो आया था जो उन्होंने आर्गुमेंटेशन वगैरह प्रेजेंट किए हैं। उनका जो कहना है, देखो वो जो वुमेन है जिसने एलिगेशन लगाए हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, बट दैट वुमेन डज नॉट हैव द मींस टू प्रूव दैट। ऑब्वियसली अब आपके साथ सच में किया हो किसी ने, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको करेगी, और जब तक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाती, उनको उस चीज के लिए सजा नहीं हो जाती, कोर्ट एस्टेब्लिश ना कर दे, तब तक ये मान नहीं सकते कि उन्होंने वो किया है। तो क्या वो एलिगेशन जो वो लेडी लगा रही है उनके खिलाफ, उसमें वो ट्रुथ का डिफेंस ले तो कैसे ले? हाउ विल शी एस्टेब्लिश दैट? ऑब्वियसली नहीं कर सकता कोई भी, आप जैसा मेरे जैसा व्यक्ति एस्टेब्लिश कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ क्राइम किया है नहीं किया है, भले ही किया हो, मुझे पता है ये बात, कहना ही एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो जुडिशियल अथॉरिटी मांगती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब बोलेंगे एक तरीके से लूप होल तो नहीं है, पर एक बहुत बड़ा गोला है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं ट्रुथ वाले डिफेंस को लेते हुए। ट्रुथ वाला डिफेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट डिफेंस जो आपको प्रूव करने में ना आपकी हालत खराब हो जाती
इसीलिए तो अभी तक केस चल रहा है। फिर से जज बदल गया, फिर से नए जज आए हैं, वो फिर से सुन रहे हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट। पता ही नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। सर ये प्रशांत भूषण वाला केस, हाँ प्रशांत उसमें, भूषण ने हाँ बोलो 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 रैंडी। दो चीजें बोली। पहले तो बोला कि कोर्ट करप्ट है, हम्म। दूसरा बोला ही नेम्ड few CJIs of Supreme Court. He says कि these officials were corrupt. राइट। Now अगर वो करप्ट नहीं थे तो उन्होंने डिफेमेशन का सूट फाइल करना चाहिए था, नंबर वन। दूसरा, अगर वो बोलता है कोर्ट करप्ट है, तो कोर्ट हाउ कैन ही पिन पॉइंट अ फिंगर एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इट इज डिफेमिंग द कंप्लीट नेशन। इट मीन्स हमारे इंस्टीट्यूट्स टोटली इनकॉम्पिटेंट हैं। ठीक है, तो ठीक इसमें है, सर डिफेमेशन नहीं बन सकता इसके अगेंस्ट में। ठीक है। 2 पॉइंट में आपका क्वेश्चन है, एक एक करके एड्रेस करते हैं। अब जो उन्होंने इंडिविजुअल एलिगेशन लगाई थी फॉर्मर सीजीआईएस के खिलाफ या फॉर्मर जजेस के खिलाफ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि वो लोग डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं या नहीं, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। पहला, बच्चे दीज जो हमारे एक्शंस हैं ये रिगार्डिंग जजेस के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो आपकी रेपुटेशन के खिलाफ जो इंजरी के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, किसी ना किसी साइड से। तो आदमी क्या चाहता है, वो कहता है आज मेरे पे एलिगेशन हुआ है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे और वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। बट अगर मैंने, जैसे एमजे अकबर वाला, अगर ये केस फाइल नहीं करते तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि कभी ऐसा हुआ भी था। लोग नहीं पढ़ते यार न्यूज़पेपर, नहीं देखते न्यूज़ चैनल ज्यादातर, पर क्योंकि वो खिंच रहा है तो सबको पता चल रहा है कि इन्होंने ऐसा किया था, फॉर्मर मिनिस्टर ने ऐसा किया होगा, क्योंकि आदमी नहीं देखता फैक्ट्स की हुआ क्या। तो इस चक्कर में लोग बचते हैं थोड़ा सा, जो अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं। तो इस ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया। बात रही एक्शन लेने की, वो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, नो डाउट, पर उन्होंने नहीं लिया। तो दिस मे बी द रीजन, आई एम नॉट श्योर, बट दिस मे बी वन ऑफ द रीजन। अब दूसरा क्वेश्चन कि हाउ कैन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉइंट अ फिंगर ऑन सुप्रीम कोर्ट। अब इसको, इस चीज को हमको जज करने के लिए हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा, और हमारे, अगर हम डिफेमेशन पढ़ रहे हैं तो आईपीसी पे जाना पड़ेगा। कोई भी हमारा संविधान जो है उसमें एक भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो डिस्टिंग्विश करता हो हमारी इंडियन जुडिशरी को किसी और कंपैरेबल अथॉरिटी से, कि इंडियन जुडिशरी इम्यून है, या फिर इंडियन जुडिशरी किसी भी तरीके से उसको स्पेशल स्टेटस है, या जो भी है, व्हाटएवर। एक प्रेसिडेंट एक ऐसा पोस्ट है जिसको मुझे लगता है थोड़ा सा रिगार्ड देने की कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश करी है। उसके अलावा इनफैक्ट इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हाँ वो सिविल लाइबिलिटीज, इम्यूनिटी, वो सारी चीजें, बट स्पेशल स्टेटस की बात मुझे लगता है किसी के द्वारा ऐसा नहीं निकल के आता कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं। आते हैं आईपीसी पे। आईपीसी में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशल वो लगाए। अब जब हम ये बात बोलते हैं कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इज अ सुप्रीम अथॉरिटी जो जुडिशली से, तो हमारे नजर में एक रेस्पेक्ट है, बट वेयर इज दैट रेस्पेक्ट प्रोटेक्टेड? ये एक इमोशन है, इज इट विजिबल लीगली? अब आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट पे कभी क्वेश्चन उठाया जा सकता है या नहीं लीगली, नॉट इमोशनली, लीगली उठाया जा सकता है। और वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एज लॉन्ग एज जो व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, वो उसको एस्टेब्लिश कर सके। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति कितना भी ऑनेस्ट हो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, नॉट नेसेसरीली वो गलत हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। जो एमजे अकबर में के खिलाफ जिसने केस किया है, वो जिन्होंने एलिगेशन लगाया था, हो सकता है वो सच हो सकता है ना भी हो, वी डोंट नो। बट द प्रॉब्लम इज जुडिशियल सिस्टम उसको सही मानता है जो उस चीज को एस्टेब्लिश कर पाता है। अगर प्रशांत भूषण जी कुछ बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास के खिलाफ, he does not have the means to establish because he is not part of that thing. But अगर सोचो कभी ऐसा हो कि सीजीआई, हमारे कोर्ट का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का, कभी कोई सीजीआई ऐसा अपॉइंट आ जाए जो मतलब ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, और वो ठान ले कि हमें निकालना है, करप्शन खत्म करना है, जो भी अगर एग्जिस्ट करता है तो करना है, तो ही हैज द मीन्स टू डू इट, नॉट प्रशांत भूषण।
तो प्रशांत भूषण एलिगेशन लगा सकते हैं, उसके लिए उनको सजा भी हो सकती है, बट ही विल नॉट बी एबल टू एस्टेब्लिश दैट। बट ये बात कहना कि वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इसमें लोग डिवाइडेड रहेंगे। जो लोगों को लगता है, जिन लोगों, हो सकता है कि किसी किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस खराब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, शायद उन्होंने देखा हो ये सारी चीजें होते हुए, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। या जो लोग ऐसे हैं कि जो ज्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं चीजों को, वो मानते हैं कि लीगल सिस्टम का वो हेड है, उसको हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए जिससे पूरा स्ट्रक्चर बना रहे, तो वो चाहेंगे कि अगर है भी तो भी मत करो, तो भी उसको थ्रेट मत पहुंचाओ, पब्लिकली सारी चीजें अंदर करो। ये चीफ मिनिस्टर, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और जो सिटिंग जज में हो रहा है, वो भी इसी पॉइंट का है। कुछ लोग कह रहे हैं इसको प्रोपेगेट करो जिससे चीजें और सामने आए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि है भी तो उसको अंदर अंदर इंटरनली डिसाइड करो जिससे कि पब्लिक तक ये बात ना पहुंचे और पब्लिक की नजर में सुप्रीम कोर्ट का रिगार्ड कम ना हो। तो ये कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, कैन गो एनीवेयर जहां पे मेजोरिटी है। इसमें सर टोकन पेनल्टी लगाइए ₹1 की। राइट, ये थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर कभी प्राइवेटली हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आई कांट से मच यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा। मैं आपसे लीगल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्राइवेट लेवल पे बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, लॉ पॉइंट के अंदर जब ₹1 की पेनल्टी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका मतलब इट हैज बीन प्रूव्ड दैट मिस्टर प्रशांत भूषण इज रॉन्ग। एक चीज है, एक ऑब्जर्वेशन दूंगा और ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज है, मतलब डिस्प्यूटेड तो भी नहीं बोलना चाहिए। एक चीज है, अगर हम लीगली बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कोर्ट से भी हुई थी यहाँ पे। कोर्ट से एक गलती ये हुई थी कि अगर हम जब सीपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी में कुछ सेक्शंस हैं जो बताते हैं फाइन के अकॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग इट, बट इट इज रिगार्डिंग समथिंग, अगर 100 से इतने रुपए तक का हो तो आप 3 महीने, 50 से 100 के बीच में हो तो 3 महीने से कम, ऐसा कुछ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर था प्रशांत भूषण के खिलाफ, उसमें उन्होंने लिखा था कि ₹1 का टोकन, बोलो मत बोलो, ₹1 तो ₹1 है, सिंपल बोल दो टोकन क्या होता है, कि ₹1 का आपके ऊपर फाइन है जो आपको भरना है। अब उस ऑर्डर को आप आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने ये फाइन नहीं भरा, इफ यू डू नॉट पे दिस, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 2 या 3 महीने के लिए। बच्चे, दिस थिंग is clearly barred by CPC, or this is a judgment, or this is an order of Supreme Court of India in complete violation of CPC। ₹1 के फाइन में, ₹1 के फाइन के डिफॉल्ट में आप किसी को 2 महीने 3 महीने जेल नहीं भेज सकते। और ये चीज अगर आप लाइव लॉ फॉलो करते हो, लाइव लॉ देखो बहुत प्यारी चीज है, आप उसको फॉलो करते हो तो उसमें ये पॉइंट पे आर्टिकल आया था, वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं किसने लिखा था, बट बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा था कि अगर एक बार को अगर वो लोग वो फाइन पे भी नहीं करते, और इनफैक्ट पता है वो सोच रहे थे ऐसा, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली नहीं जानता प्रशांत भूषण को, अगर बाई चांस प्रशांत भूषण नहीं फेयर फाइन पे करते तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट आ जाता कि ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करता, क्योंकि पक्का पेटिशन फाइल होते कि अगर उनको जेल भेजा जाता तो हजारों पेटिशन फाइल हो जाते कि दिस इज इन वायलेशन ऑफ सीपीसी। तो मजा आता, एक नया प्रेसिडेंट आता सामने, बट वो नहीं आ बट पाया, उन्होंने फाइन पे कर दिया। जी हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। पहली ये सर कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी। सेकंड इज दैट कि सर चाहे ये ₹1 का फाइन हो, इफ प्रशांत भूषण वुड हैव बीन एन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इस ₹1 के फाइन पे उनकी जॉब चली जाती, चाहे वो आईएएस ही होते। You know, Prashant Bhushan was at a point of time offered seat in the Supreme Court. That is a different thing, sir. And see, these are all political, so difference in opinion. So I think this is a public platform, हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग देखेंगे they will think otherwise. Obviously वो भी divided होंगे, but it will not be. वो ये भी देखेंगे कि हमारे टीचर